नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरटेट 2011 में भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के आए हुए 10 प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, आरटेट या रीट के सिलेबस में 2 यूनिट भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था की दे रखी है और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपकी 10 प्रश्न जो हैं भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से आएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इन 10 प्रश्नों के बारे में। आरटेट 2011 में आए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 15 अगस्त 1947 को, बी में दे रखा है 26 जनवरी 1950 को, सी में दे रखा है 26 जनवरी 1949 को और डी में दे रखा है 26 जुलाई 1950 को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाता है आपके बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग ही हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? इस प्रश्न में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है और वो भी वर्तमान के अकॉर्डिंग। देखिए, भाग 4A में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 10, बी में 12, सी में दे रखा है 15 और डी में दे रखा है 11। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो है आपके डी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। मित्रों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपसे पूछे तो आपको आंसर देना 0, अर्थात मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो जाती है 11। 11वां मूल कर्तव्य यह है कि सभी माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 15 अगस्त 1947, दूसरा बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946 को और डी 26 जनवरी 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी उस समय 207 सदस्य उपस्थित थे। 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान।
देखिए मित्रों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसमें 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य जो थे, एक तो था एवी अलेक्जेंडर और दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को और इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला है 6, बी में 7, सी में 8 और डी में दे रखा है 5। मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और नागरिकों को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तब भाग 3 में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए। अब 44वें संविधान संशोधन के पश्चात कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो वो है आपके संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, इसे अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के में विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। तो अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार यह नहीं है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को भाग 3 में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन है। प्रजातांत्रिक पद्धति, ये भारतीय संविधान की विशेषता है क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का शासन चलाया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। साथ में प्रस्तावना में भी लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है। बी है मूल अधिकार एवं कर्तव्य। मूल अधिकार व कर्तव्य भी भारतीय संविधान की विशेषता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सी प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। डी स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है क्योंकि भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघीय शासन प्रणाली की विशेषता या लक्षण ये होता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। साथ में ही न्यायपालिका जो है संविधान की संरक्षक और व्याख्याकार भी हैं। संविधान की संरक्षक व व्याख्याकार भी हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार या शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। संविधान का संरक्षक है न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का आशय या तात्पर्य यह होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, उन्हें पद से हटाना, उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल किस प्रकार का है, उनमें कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही है अथवा नहीं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो स्वतंत्र प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है।
राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? ए है 21, बी में दे रखा है 26, सी में दे रखा है 30 और डी में दे रखा है 25। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 है। अगर आपसे ये पूछें कि राजस्थान में संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आपको आंसर देना है 35, क्योंकि इसमें राज्यसभा भी शामिल हो जाती हैं और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य जो है वो है 10। तो राज्यसभा सीटें राजस्थान में 10, लोकसभा सीटें 25 और टोटल संसद से निर्वाचित सदस्यों की संख्या राजस्थान में 35 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न जो है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है ए भारत के नागरिकों के द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा, डी समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनना मित्रों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो पहला पॉइंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कौन सा सही हो सकता है। ये मैंने 3 पॉइंट बोले हैं, आपने सुना ही होगा। इन 3 पॉइंट के आधार पर हम देखें तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये आपके बी ऑप्शन राइट हो जाता है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान से सुनना मित्रों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रमुख सेनाध्यक्ष, दूसरा प्रमुख न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति, अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। देखिए मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेगा, मंत्री परिषद की सिफारिश पर नहीं करेगा, एक कोलेजियम की सिफारिश पर करेगा। किसकी सिफारिश पर, कोलेजियम की सिफारिश पर। और इस कोलेजियम में 5 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, 5 न्यायाधीश। और ये सर्वोच्च न्यायालय से होते हैं। और इस कोलेजियम की अध्यक्षता करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार कोलेजियम में 1+4, 1 होगा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। तो
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कोलेजियम की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 10वां है जो है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी विपक्ष का नेता, सी गृह मंत्री, डी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपराष्ट्रपति। देखिए मित्रों, आर्टिकल 64 में इस बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। तो ये थे आपके आरटेट 2011 में आए हुए भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम आरटेट 2012 में आए भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान के प्रश्नों के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।